जब तक मैं तुम्हें अपनी लाइफ में ना चाहूँ तुम मेरे सामने मत आना। जब वांग जी ये सुनता है तो विंग की तरफ टीयरी आई से देख रहा होता है। विंग उससे कहता है, हाँ वांग जी, मुझे अब कभी मत दिखना जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं। तुम्हें इनविजिबल होकर भी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। जब वांग जी ये सुनता है तो हैरान रह जाता है कि क्या विंग को पता था कि वो इनविजिबल होकर यहाँ आया करता है। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे सामने नहीं आओगे जब तक मैं नहीं चाहूँगा। वांग जी ये सुनता है और नोट करता है कि अगर विंग की माफ़ी इसी तरह से मिल सकती है तो वो उस माफ़ी को ज़रूर एक्सेप्ट करेगा, मतलब उस माफ़ी को एक्सेप्ट करने के लिए सब कुछ करेगा। विंग कहता है कि तुमने मेरे बच्चे को गलत बोला है, इसीलिए अब मैं तुम्हें ये सज़ा देता हूँ कि तुम उस बच्चे के बर्थ होने के बाद, जो कि एक पिता पिता की फीलिंग होती है कि अपने बच्चे को गोद मिले और अपने बच्चों को, अपने न्यू बॉर्न बेबी को प्यार करे, मैं उस प्यार से तुम्हें वंचित करता हूँ। मैं वो चीज़ नहीं देख सकता हूँ। तुमने मेरे बच्चों को गलत कहा था, इसीलिए जब तक मैं नहीं चाहूँगा और मेरा दिल नहीं चाहेगा तुम मेरे सामने मत आना। वांग जी सुनता है और नोट करता है। विंग कहता है कि मैं ये नहीं देखना चाहता हूँ कि जब मेरा बच्चा पहली बार हंसे तो तुम उसे देखो। मैं ये नहीं चाहता तुम मेरे बच्चे की पहली बार रोने वाली आवाज़ को सुने। मैं ये सब कुछ भी नहीं चाहता। वांग जी सभी बातों के लिए नोट करता है। वो विंग की हर शर्त को मानने को तैयार है। वो विंग के दिए गए हर पनिशमेंट को स्वीकार करने के लिए तैयार है। बस विंग उससे दूर न जाए, उसके पास रहे। बस विंग उसे अपनी लाइफ में अपना ले, चाहे उसे अपनाने में उसे कितना भी टाइम लगे। वो नोट करता है और हाँ कहता है। विंग भी अपने सर को झुका लेता है और वो रोने लगता है। लानवांग जी विंग की तरफ देखता है, उसकी तरफ बढ़ता है और उसे किस करने लगता है। वो धीरे धीरे विंग को उस बेड पे झुकाने लगता है और उसे लिटा देता है। वो उसके ऊपर आता है, उसके नेक पे किस करने लगता है। वो उसके क्लोथ्स को ओपन करने लगता है। विंग भी वांग जी को सब कुछ करने दे रहा था। वांग जी उसके क्लोथ्स को ओपन कर देता है। कुछ ही टाइम में विंग ऊपर से बिल्कुल नेगेट था। वांग जी उसके चेस्ट पे आता है, उसे लिक करता है और उसे सॉफ्ट ड्रॉप्स में किसेस करता है। वो विंग को काफ़ी प्लेजर फील कराने की कोशिश कर रहा था। उसे पता है कि पता नहीं अब विंग उसे कब अपनी लाइफ में बुलाएगा, अपनी लाइफ में वापस आने का मौका देगा। लेकिन वो इस नाइट को अच्छे से विंग के साथ स्पेंड करना चाहता है। वो इसे अपनी यादों में बसा लेना चाहता है। वो विंग की टमी पे आता है, उसकी टमी पे हैंड पर आता है, अपने बच्चों को विंग की टमी को किस करता है। वो काफ़ी टाइम तक विंग की टमी को किस कर रहा होता है। विंग भी ये सब चीज़ देख के काफ़ी इमोशनल फील कर रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के लोअर पार्ट की तरफ आता है। वो उसके जो पैंट होते हैं उसे उतार देता है। विंग वो सब देख रहा होता है। विंग समझ नहीं पा रहा था कि वांग जी क्या करना चाहता है, कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन वो उसके बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। तभी वो वांग जी को कहता है, वांग जी ऐसा मत करना। वांग जी सुनता है और पता है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं अपने बच्चों को किसी भी तरह से हर्ट नहीं करूँगा। वो विंग के लोअर पार्ट पे आता है और उसे ओरली प्लेजर फील कराने लगता है। कुछ टाइम के बाद विंग अपने आप को रिलीज़ कर देता है। विंग ने नहीं बताया था, लेकिन काफ़ी टाइम से वो काफ़ी हार्ड फील किया करता था। उसके प्रेगनेंसी के फेरोमोन्स बहुत ही उसे तक परेशान किया करता था। जब वो 6 मंथ तक प्रेग्नेंट था तब वो खुद से मास्टरबेशन करके अपने आप को रिलीज़ किया करता था और शांत कर लिया करता था। लेकिन अभी कुछ टाइम से उसके हैंड्स उसकी टमी के नीचे भी नहीं पहुंच पाते हैं और वो अपने आप को मास्टरबेट भी नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान था और थोड़ा चिड़चिड़ा बिहेव करने लगा था। लेकिन वो ये बातें किसी को बता नहीं पाता था। उसे वॉशरूम जाने में भी प्रॉब्लम होती थी। और भी ये जब वांग जी ये कर रहा था तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था, उसे बहुत प्लेजर फील हो रहा था। उनका ये मेकआउट काफ़ी टाइम तक चलता है। इस मेकआउट के बाद वांग जी गहरी गहरी सांसें लेके विंग के बगल में आकर लेट जाता है। वांग जी विंग के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था, उसने बस विंग को अच्छा फील कराया था। विंग भी काफ़ी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी विंग को अपने करीब करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और उसे हक करके वहाँ कुछ टाइम तक लेटे रहता है। विंग कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है, उसे खुद को क्लीन करना है। वो इस तरह से नहीं सोच सकता है, तो वांग जी को उसे छोड़ देना चाहिए। वांग जी सुनता है तो वो विंग को वहीं पर वेट करने को कहता है। वो अपनी जगह से खड़ा होता है और वॉशरूम की तरह जाता है। वो कुछ टॉवल एंड कुछ वाटर को लेके आता है। वो विंग को क्लीन करता है और वो विंग को कुछ ड्रेसअप करा के और उसके हेयर्स को घूम करके उसके साथ सो जाता है। विंग को ये सब उसी नाइट की याद दिला रहे थे जब वांग जी और विंग ने फर्स्ट नाइट अपना स्पेंड किया था। यहाँ पर वांग जी विंग को हक करके सो रहा था। उसे आज की जो नींद थी ये काफ़ी पीसफुल और बहुत ही ज़्यादा शांति दे रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विंग ने उसे माफ़ कर दिया है और विंग उसके साथ खुश हो जाने के लिए रेडी है। बस थोड़ा टाइम लगेगा। वो अपने दिल में होप लेके अपनी आंखों को बंद करता है। विंग सोच रहा होता है कि उसने वांग जी को सज़ा तो दे दिया, लेकिन ये सज़ा उसके लिए भी है। वो अपने अल्फ़ा के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा। वो अपने अल्फ़ा को अपने
बच्चों का वो फर्स्ट फेस नहीं दिखा पाएगा जब उसके बच्चे इस दुनिया में आएगा। वो सोच रहा होता है कि क्या उसने ये सही किया या गलत किया, क्या उसे वियांग जी को इतनी गहरी पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए या इस पनिशमेंट के हकदार है वांग जी। वो सोचता है कि अगर आज उसने ये पनिशमेंट नहीं दिया तो कल को फिर से कभी वांग जी ने किसी की बात में आके उसके ऊपर उंगली उठाए तो क्या कर सकता है। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है ताकि वांग जी कभी भी विंग के ऊपर उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोचे। और वो सोच रहा होता है, वांग जी तुमने कैसे कहा था कि हमारा बच्चा नाजायज़ है। उस रात जब मैं तुम्हारे साथ था तो मैंने तुम्हें अपना अल्फ़ा मांगना था, अपना वेडिड हस्बैंड मांगा था, तुमने मुझे अपनी उम्र मांगा था, अपना वेडिड वाइफ माना था, तो तुमने कैसे कह दिया। वह सब सोचता है और अपनी आंखों से टीयर्स बहाता है। वो वांग जी को हक करता है और सो जाता है। सुबह होते ही वांग जी वहाँ से जा चुका था। अब वो विंग के पास नहीं आएगा। वो तब तक विंग को अपना चेहरा नहीं दिखाएगा जब तक विंग खुद ना चाहे और उसे खुद ना बोले। वांग जी गुस्सू वापस आ चुका था। गुस्सा आने के बाद वो अपने ब्रदर के पास जाता है और उसका ब्रदर जो कि अपने वांग जी के फेस पे इतनी सारी स्माइल और इतना अच्छा एक्सप्रेशन देख के समझ चुके थे जरूर कुछ अच्छा हुआ है। वो वांग जी के पास जाते हैं और पूछते हैं, वांग जी क्या बात है, तुम इतनी खुश लग रहे हो, मुझे सारी बातें बताओ। तभी वांग जी बताता है कि विंग ने उसे माफ़ कर दिया है। लांसीजान को लगता है कि अब उनकी वेडिंग होगी। अब वो वेडिंग के लिए जैन क्लान में बातें कर सकते हैं। वो कहता है, ओह तो विंग ने तुम्हें माफ़ कर दिया, तो हमें जल्दी से उनके क्लैन में तोहफे भिजवाने चाहिए। वेडिंग कब है, क्या एक हफ्ते के अंदर ही हम वेडिंग कर ले, हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तभी वांग जी कहता है कि ब्रदर शांत हो जाइए, विंग ने मुझे माफ़ किया है पर उसने वेडिंग के लिए हाँ नहीं कहा है। लांसीजान कहता है, ये कैसी माफ़ी हुई, अगर उसने तुम्हें माफ़ कर दिया है तो उसने वेडिंग के लिए हाँ क्यों नहीं कहा। उसने कहा, वांग जी कहता है कि उसने कहा है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए ब्रदर, वो अपने लिए थोड़ा टाइम चाहता है। लांसीजान को समझ नहीं आता है कि कहने का क्या मतलब है। अगर उसने उसे माफ़ कर दिया है तो वो मैरिज क्यों नहीं करना चाहता है। वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुमने क्या किया है वांग जी, ये कैसी माफ़ी हुई जिसके लिए वो मतलब वो वेडिंग के लिए ही रेडी नहीं है। वो तभी वांग जी कहता है कि विंग थोड़ा टाइम चाहता है। लांसीजान काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। उसे कितना टाइम चाहिए वांग जी, क्या 1 मंथ के बाद या 2 मंथ्स के बाद, उसने क्या कहा है। वांग जी कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है, उसने कहा है जब वो चाहेगा तो वो वांग जी को बता देगा और तब वांग जी उसके सामने आ सकता है। तभी लांसीजान कहता है कि क्या मतलब तुम उसके सामने आ सकते हो, क्या उसने तुम्हें खुद के सामने आने से भी मना कर दिया है। तभी वांग जी कहता है कि हाँ ब्रदर, उसने मुझे सज़ा दी है कि मैं तब तक उसके सामने नहीं आ सकता हूँ जब तक वो ना चाहे। लांसीजान अपने सर पर एक हाथ मारते हुए कहते हैं, वांग जी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुमने उसे कैसे मनाया कि उसने तुम्हें सामने भी आने से मना कर दिया, ये कैसी माफ़ी हुई। तभी वांग जी अपने नेक को शो करते हुए कहता है, ये देखिए ब्रदर, उसने मुझे मार्क कर लिया है, उसने मुझे अपना अल्फा मार्क कर लिया है, हम दोनों के बीच बॉन्ड हो चुका है, अब वो मुझसे दूर नहीं जाएगा। वांग जी ये सब काफ़ी खुश होते हुए कह रहा था। लांसीजान समझ जाते हैं कि विंग ने उसे माफ़ तो कर दिया है लेकिन वो अपने लिए टाइम चाहता है। वो नोट करते हैं, वो सोचते हैं कि जब हमने इतना इंतज़ार किया है तो थोड़ा और इंतज़ार ही सही। इसी तरह से मंथ गुजर जाते हैं। विंग जो कि अपने बेड पे था और वांग जी के बारे में सोच रहा था। उस रात कैसे उस वांग जी ने उससे कहा था कि विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर लो, मैं जानता हूँ तुमने मुझे माफ़ कर दिया है और तुम जब कहोगे तभी मैं तुम्हारे सामने आऊँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि पहले की तरह कोई भी मुझे अपना बनाने की या मेरे साथ कोई भी चाल चलने की कोशिश करे। तुम मुझे अपना बना लो ताकि मैं किसी की भी चालों में ना फंस सकूँ, कोई भी मेरी तरफ आंख उठा के ना देख सके। मैं एक मार्क अल्फ़ा बनना चाहता हूँ, हम दोनों के बीच में बॉन्ड क्रिएट करना चाहता हूँ। अगर मैरिज नाइट के दिन तूने मुझे मार्क कर दिया होता और बॉन्ड बना लिया होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती हमें अलग करने के बारे में सोचने की। विंग भी इस बात को समझता है। वो वांग जी के करीब जाता है, उसके नेक को लिक करता है और फिर उसे मार्क कर देता है। विंग ये सब सोच रहा था और अपने बेड पे था, तभी उसे अपनी टमी में शार्प पेन महसूस होता है। वो समझ आता है कि उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका है। वो एक बांदी को बुलाता है जो कि 24/7 उसके साथ रहा करते थे। जब से विंग का 9th मंथ स्टार्ट हुआ था, मैडम यू ने खास करके एक नौकर को उसके साथ लगा दिया था कि वो विंग को कभी भी अकेला ना छोड़े। विंग को देख के बांदी जल्दी से जाती है मैडम यू के पास और उन्हें बुलाती है। मैडम यू और सभी वैद आ चुके थे। विंग की डिलीवरी कराई जाती है। विंग ने 2 अल्फ़ा बॉयज़ को जन्म दिया था। सभी ये देख के बहुत खुश थे। इसकी खबर लानकान तक पहुँच जाती है। सभी वो लानजान से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लानजान वहाँ जाएगा और विंग और अपने बच्चों से मिलेगा, लेकिन लांसीजान वहाँ जाने के लिए मना कर देता है। लांसीजान जो कि जैन क्लैन में ही थे, 1 मंथ पहले ही लांसीजान, जैन चैन एंड लन वांग जी और विंग की वेडिंग हुई थी। हाँ, विंग ने जब वो स्क्रॉल देखा था जो कि हफ्ता में एक बार उसके घर आया करता था तो उसने उस स्क्रॉल को स्वीकार कर लिया था। सभी को यकीन नहीं हो रहा था कि विंग वेडिंग करना चाहता है। तभी मैडम यू खुश हो जाती है
और विंग की तरफ देख रही होती है और कहता है कि मैं अभी लैंड में ये खबर पहुंचाती है कि हमारे बच्चों ने शादी के लिए हाँ कह दी है। जियान चैन भी ये सब देख के बहुत खुश था कि फाइनली उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ था। विंग कहता है कि वो ये विंग लैंड से वेडिंग सिर्फ और सिर्फ पेपर्स पे करना चाहता है। तभी जियान चैन फैमिली को ये समझ नहीं आता है। विंग उनके सामने अपनी बातों को रखता है शर्तों के साथ। वो सभी ये सब सुनते हैं और उन्हें ये सब काफ़ी कन्फ्यूजिंग लगता है, लेकिन वो सारी बातें क्लान तक पहुंचा चुके होते हैं। लैंड क्लान वाले ये देखते हैं और कहते हैं कि ओमेगास क्या चाहता है। अगर हाँ हमने इनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट की, इनसे माफ़ी मांगा, इसके बावजूद ये ऐसे ऐसे शर्त रख रहा है। लैंड तो ये देख के ही खुश था कि विंग उससे मैरिज करना चाहता है, चाहे वो पेपर्स पे ही सही। तो इसीलिए उसने विंग के सिग्नेचर्स और अपने सिग्नेचर्स को करके सभी क्लान से परमिशन ले लिया था और स्टाम्प लगवा लिया था कि उनकी मैरिज हो चुकी थी। इसी तरह जियान चैन और लैंड चैन की भी मैरिज हो चुकी थी। वो एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, लेकिन उन सभी की मैरिज हो चुकी थी। अब उनकी विदाई या फिर रिचुअल्स की वेडिंग तब होगी जबकि विंग चाहेगा। जब वो विंग चाहेगा तो रिचुअली उससे वेडिंग करके उसके क्लान में आएगा। लेकिन अब वो लैंड का ओमेगा है, उसका मार्क ओमेगा है एंड उसका वेडेड ओमेगा है। सभी क्लान तक ये सब बातें पहुंच चुकी होती है। लैंड चैन जो कि सुन के बहुत खुश थे कि विंग लैंड वांगजी का बच्चा इस दुनिया में आ चुका है और लैंड वांगजी उससे मिलने नहीं जा सकता है, लेकिन वो जो जा सकता है वो वहाँ जाता है और विंग के बच्चों को देखता है। विंग के बच्चे बिल्कुल लैंड वांगजी पे गए थे, एक जो कि बहुत ही शांत था और एक बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और खेल रहा था। लैंड चैन ये देख के बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हैं, उनकी आंखों में टीयर्स आ जाते हैं अपने ब्रदर के बेबीज़ को देख के। वो सभी से मिलके जियान चैन से मिलके वहाँ से चले जाते हैं। वो आके लैंड वांगजी से मिलते हैं। लैंड वांगजी जो कि अपने ब्रदर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि वो उसके ब्रदर आएंगे तो वो उसके बारे में पूछेंगे, उसके बेबीज़ के बारे में पूछेंगे, उसे विंग के बारे में पूछेंगे। लैंड वांगजी लैंड चैन से मिलता है और सभी बातों को पूछता है कि विंग कैसा है, उनके बच्चे कैसे हैं। लैंड चैन वो सारी बातें बताते हैं जो कि उसने वहाँ देखा था। लैंड वांगजी की आंखों में अब आंसू आ चुके थे। अब उसे समझ में आ रहा था विंग के दिए हुआ पनिशमेंट कितना ज़्यादा उसके लिए दुखदाई है, कितना ज़्यादा उसके लिए मुश्किल है, कितना इसी पनिशमेंट में उसे कितना दुख हो रहा है। उसने बचपन से बहुत सारी पनिशमेंट ली हैं, वो बहुत बार गलतियाँ कर देता था जिसकी वजह से उसे पनिशमेंट मिलती थी, लेकिन ये पनिशमेंट ये बहुत ही बड़ा और सबसे ज़्यादा बुरा पनिशमेंट है उसके लिए। वो अपने बच्चों से मिलने के लिए काफ़ी तरस रहा था, लेकिन वो मिल नहीं सकता था क्योंकि उसे विंग की बातें रखनी थी। यहाँ पर अब 6 मंथ गुजर चुके थे। 6 मंथ्स के बाद विंग अपने बच्चों को नोटिस कर रहा था कि उसके बच्चे अब पैरों मतलब हाथों के बल चल रहे हैं और विंग ये सब देख के काश पे स्माइल कर रहा था। मैडम ये विंग की तरफ देख रहे थे और कह रही थी, विंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब लैंड क्लान जाना चाहिए? तभी विंग उनकी तरफ देखता है और पाउडर ना कहता है कि मदर क्या आप मुझसे बोर हो चुकी हैं, क्या आपको लगता है कि मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए? मैडम ये कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तुम बच्चों से कभी बोर नहीं हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें लैंड वांगजी के बारे में सोचना चाहिए। इतने महीने हो चुके हैं, पूरे 6 मंथ के तुम्हारे बेबीज हो चुके हैं, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है तुमसे। तुम्हें सोचना चाहिए वो अपने बच्चों के लिए कितना तड़प रहा होगा। लैंड चैन कितने तड़प रहे होंगे जियान चैन की तरफ देखे। उसने तो जीत बांध रखी है कि तुम जब वेडिंग करके जाओगे तब भी वो वेडिंग करके जाएगा। उसे हमने कितना समझाया कि वो लैंड चैन के साथ चला जाए, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। तभी विंग जियान चैन की तरफ देखता है। जियान चैन जो कि आज बहुत ही परेशान लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन विंग को समझ नहीं आ रहा था कि जियान चैन इतना परेशान क्यों है। वो जियान चैन की तरफ बढ़ता है और पूछता है, जियान चैन तुम्हें क्या हुआ, तुम आज इतनी परेशान क्यों है, क्यों हो? जियान चैन उसे कुछ नहीं बताता है और अपने कमरे में चला जाता है। जियान चैन कमरे में जाके अपने दरवाजे को बंद कर लेता है और वो काफ़ी परेशान होता है। वो सोच रहा होता है 6 मंथ से जब से उसकी वेडिंग लैंड चैन के साथ हुई है वो उससे मिलने जाता है। पहले भी वो मुझसे मिलने जा रहा था, लेकिन एक दिन लैंड चैन और उसके बीच में इंटीमेसी हो जाती है क्योंकि वो दोनों वेडेड पार्टनर्स थे और जियान चैन ने कहा था कि जब उनकी वेडिंग हो जाएगी तब वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार होंगे। इसीलिए लैंड चैन जियान चैन की बातें नहीं सुनते हैं और उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जियान चैन को भी ये सब अच्छा लग रहा था क्योंकि वो भी लैंड चैन को चाहता था। लैंड चैन और उसके बीच नोटिंग हो जाती है, जो कि उन लोगों ने डिसाइड नहीं किया था। लैंड चैन ने भी कहा था कि वो अभी नोटिंग नहीं करेंगे, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो लैंड क्लान में आ जाएंगे बिल्कुल रिचुअली वेडिंग करके, तब वो लोग नोटिंग करेंगे और अपने बच्चों को प्लान करेंगे। लेकिन उनसे ये सिर्फ गलती हो जाती है। अभी जियान चैन बहुत परेशान था क्योंकि यूजुअली जिसे उसकी हीट मंथली आती है उसे हीट नहीं आई थी और वो कंफ्यूज था कि कहीं उस नोटिंग की वजह से वो प्रेग्नेंट ना हो गया हो। वो काफ़ी घबरा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था अगर उसकी फैमिली वालों को पता चलेगा तो फिर क्या होगा, जबकि वो लैंड चैन से वेडिड था, लेकिन अभी भी उसे डर लग रहा था। बिल्कुल इस तरह जैसे कि एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता होता है, उन लोगों की वेडिंग नहीं होती है और गर्लफ्रेंड को हमेशा ही ये
शक होता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। वही हाल अभी जैन चैन का था। अगर वो प्रेग्नेंट हो भी जाता था तो इससे कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वो दोनों वेडिड हस्बैंड एंड वाइफ थे। लेकिन क्योंकि उन लोगों ने ऑफिशियली उनकी विदाई नहीं होती, तो उसे कन्फ्यूज़न था कि उसकी फैमिली वाले उसे किस नज़र से देखेंगे, उसका क्या होगा। और वो उससे परेशान हो रहा था और इसकी वजह से उसके सर में और दर्द हो रहा था। उसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उसे चक्कर आते हैं और वो अपने बेड पे बेहोश हो जाता है। यहाँ पर उसकी बांदी जो कि उसके कमरे में आती है और वहाँ पर आके जियान चैन को पड़ा हुआ देखती है उसके बेड पे। उसे लगता है कि वो सो रहा है, लेकिन वो काफ़ी टाइम तक जियान चैन को उठाती है तो वो नहीं उठते, तो वो बांदी परेशान हो जाती है। वो भाग के जाती है विवेशियन एंड मैडम यू के पास, उन्हें बताती है कि जियान चैन को कुछ हो गया है। वो लोग उसके रूम में आते हैं और उसे चेक करते हैं। उसे समझ नहीं आता कि जियान चैन को क्या हो गया है। उसे पानी छिड़का जाता है और जियान चैन को धीरे धीरे होश आता है। वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जियान चैन को क्या हो गया है, क्या वो बहुत बीमार है। वो लोग तुरंत डॉक्टर्स को बुलाते हैं। जियान चैन डॉक्टर्स को बुलाने के लिए मना करता है, लेकिन जियान चैन की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो अच्छे से मना कर पाए और उसकी मदर इसे सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वैद आते हैं, उसे चेक करते हैं। वो बताते हैं कि 1 मंथ से जियान चैन प्रेग्नेंट है। सब ये जान के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो सब जियान चैन की तरफ देखते हैं। उन्हें पता है कि जियान चैन वेडेड है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो कभी लैंसी चैन से मिलता भी है, क्योंकि लैंसी चैन सिर्फ एक बार यहाँ आए हैं, जो कि विंग के बेबीज़ के बर्थ के टाइम ही वो आए थे, जब उन्हें पता चलता कि विंग ने बेबीज़ को बर्थ दिया है। उसके बाद उन्होंने कभी यहाँ उसे आते नहीं देखा और ना ही जियान चैन वहाँ गया है। तो जियान चैन कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। वो सभी कन्फ्यूज़ली जियान चैन की तरफ देखते हैं। जियान चैन अपने सर को झुका लेता है और वो बताता है वो काफ़ी टाइम से लैंसी चैन से मिल रहा है और मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और उसे मिलने जाता है। वो लोग क्लान्स में नहीं, क्लान्स के बाहर मार्केट में मिला करते हैं। जब वो लोग ये सब सुनते हैं तो जियान चैन की तरफ नैरो आइज से देखने लगते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जियान चैन को लगता है कि अब उसकी मदर और उसका ब्रदर उसका मजाक उड़ाएंगे या उसे डांटेंगे। उसकी मदर तो उसे डांट के उसे छोड़ेगी नहीं, हो सके वो उसका पिटाई भी करते हैं और उसकी आंखों से थोड़ा सा टीयर्स गिरने लगता है। ये सोच के उसने अपने हेड को झुकाया हुआ था। तभी वो अपने हेड को जब उठाता है, जब वो नोटिस करता है कि उसे हंसने की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पर मैडम यू और विंग जो एक दूसरे की तरफ देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, उनकी हंसी रुक नहीं रही थी। उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि चैन भी इतना रोमांटिक हो सकता है कि वो अपने मेरे हस्बैंड से जाके क्लास में, मतलब क्लास के बाहर जाके छुप के मिल सकता है। वो चाहे तो क्लास के अंदर भी लंच को बुला सकता था और यहाँ टाइम स्पेंड कर सकता था, लेकिन वो उससे अलग से मिलने जाता था। ये सब सोच के उन्हें और भी ज़्यादा हंसी आ रही थी और वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। चैंग जो कि अपनी टीयर आइज से अपनी मदर और अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था और उन्हें देख के कह रहा था कि प्लीज़ ऐसा तो मत करो। वो कन्फ्यूज़ था। तभी विंग एंड मैडम यू उसके करीब आते हैं, उन तो उसे हक करते हैं और कहते हैं, उसे कंग्रेचुलेशन करते हैं इसकी इतनी अच्छी खुशखबरी के लिए। वो उसे उसके सर पे पैट करते हैं और वो उसकी इस प्रेगनेंसी की वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। जियान चैन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील करने लगता है कि उसके मदर और उसका ब्रदर उसे कितना समझता है। विंग जो कि अपने ब्रदर को बहुत ही अच्छे से समझ सकता था, उसने नोटिस किया था जब इस तरीके के कंडीशन से वो गुजर रहा था तो उसके ब्रदर ने उसका कितना साथ दिया था। उसके ब्रदर ने उसका फर्स्ट टाइम से साथ दिया है जब से उसकी वेडिंग हुई थी। उससे पहले चैंग तो उससे मुंह बनाए रखता था। उसे ये भी यकीन नहीं होता था कि चैंग उसका ब्रदर है भी कि नहीं, वो उससे प्यार भी करता है कि नहीं। लेकिन वेडिंग के बाद चैंग ने जो कुछ भी किया था, जितने भी फैसले लिए थे और विंग का जिस तरीके से सपोर्ट किया था, विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि चैंग इस तरह से भी उसका सपोर्ट कर सकता है। मैडम यू जो कि अपने बच्चों के लिए बहुत खुश थी और अब वो विंग की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन दोनों की नज़र अब विंग की तरफ थी। अगर विंग हाँ नहीं करेगा वेडिंग के लिए, तब तक चैंग और चैन भी वेडिंग नहीं करेंगे और उनकी विदाई नहीं होगी। विंग उन दोनों की तरफ देखता है और सोचता है अब उनसे वेडिंग कर ही लेनी चाहिए और लैंसन को माफ़ कर भी देना चाहिए। वो उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे ऐसे मत देखिए, ठीक है चलिए वेडिंग कर ही लेते हैं। वो लोग ऐसे सुनते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। वो तीनों एक दूसरे को हक करते हैं। ये बिल्कुल एक मदर एंड उनके 2 बच्चों की बीच हुई एक मदरली हक था। वो सभी मेरे से उसकी तरफ देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे। वो वेल भी उसकी तरफ देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे। यहाँ ग्लैन तक ये मैसेज पहुँचा दिया जाता है कि उन लोगों की वेडिंग के लिए जैन क्लान वालों ने हाँ कर दिया है कि वो लोग अब आ सकते हैं और उन्हें विदा करके ले जा सकते हैं और वो लोग रिचुअली वेडिंग कर सकते हैं। फिर से बारात आ चुकी थी जैन क्लान के पास। यहाँ पर विंग एंड जैन चैन जो कि तैयार हो चुके थे, वो रेड रोब्स वेडिंग रोब्स में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे थे। मैडम यू आती है और उनकी नज़रें उठाती है। जैन ली भी आती है और उन्हें देख के उनकी ब्यूटी की तारीफ़ करती है। वो कहते हैं कि चलो अब वेडिंग का टाइम हो चुका है। वो उन दोनों को लेके वेडिंग हॉल पे जाती है। वहाँ पर जाके जैन ली विंग को लैंजान के पास खड़ा करती है और मैडम यू जैन को लैंजान के पास जाके खड़ा कर देती है। उन दोनों की वेडिंग होती है। उन चारों की वेडिंग के बाद उन लोगों को विदा करने का टाइम आता है। इस बार फिर से जैन चैन एंड विंग रो रहे थे और अब मैडम यू बोल रही थी कि जैन अब क्यों रो रहे हो, तुम ये सब
क्या कर रहे हो, तुम्हें तो यहीं आना है। फिर से वो इसी तरह समझा रही होती है। विंग को जियान फैमिली समझा रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों चुप होने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। यहाँ पर लैन से चैन एंड लान वांग जी बोट पे बैठ चुके थे। वो लोग हेल्प करते हैं विंग एंड जान चैन को बोट पे बिठाने की। पहले की तरह कुछ भी नहीं था। अब लैनवांग जी विंग के पास जाके बैठ चुका था और उसे कंसोल कर रहा था, और वही हाल लैन से चैन का था जो कि जान चैन के पास आ चुका था। वो लोग अपने अपने ओमेगास को लेके अपने क्लैन वापस आ जाते हैं। क्लैन के एंट्रेंस में लैन से चैन उन सभी का स्वागत करते हैं और वो लोगों को बैंक्वेट की तरफ जाने को कहते हैं। अब बैंक्वेट में वो सभी थे, वो चारों बैंक्वेट को एंजॉय कर रहे थे। ये सब उन लोगों के लिए पहली बार नहीं था, लेकिन ये एहसास उन लोगों के लिए पहली बार था कि उन लोगों की वेडिंग उन लोगों से हुई है जिसे वो चाहते हैं। यहाँ बैंक्वेट में सभी एंजॉय कर रहे थे। अब रात के 9 बज चुके थे। एक ओमेगा आती है और उन दोनों को उनके वेडिंग चैम्बर में जाने को कहती है। वो लोग उसे लेके उन लोगों के चैम्बर हांसी इन जिंसी में आते हैं। विंग अब जिंसी को देख रहा था। ये वही जिंसी है जिसके बारे में उसे पता नहीं था। जब वो यहाँ पहली बार आया था तो उसे हांसी लगी थी, लेकिन अब वो जानता है कि ये जिंसी है और ये उसके हस्बैंड का घर है। अब वो यहीं रहेगा। यही हाल जैन चैन का भी था। वो भी हांसी को देख रहा था। नेक्स्ट टाइम वो इससे अच्छी तरह से देख नहीं पाया था एंड जल्दीबाजी में यहाँ से निकल गया था। उसने ये सब देखा नहीं था। वो सिर्फ काफ़ी अच्छे से देख रहा था और वहाँ के सामानों को टच कर रहा था। यहाँ वांग जी एंड लैन से चैन जो कि देख रहे थे कि विंग एंड जैन चैन को उनके कमरे में भेज दिया गया है। वो भी धीरे से अपने अपनी जगह से उठते हैं और वहाँ सभी को इन बैंक्वेट को एंजॉय करने के लिए कह के वहाँ से चले जाते हैं। अगली बार जो कि लैन से चैन एंड वांग जी अपने कमरे में जाने में देर कर रहे थे और उन्होंने अपने बैंक्वेट के वर्क को संभाला था, लेकिन इस बार वो लोग बिल्कुल भी वर्क को संभालने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। लैन ये देखते हैं कि उनके दोनों बच्चे कहाँ चले गए। वो वहाँ पे एक डिजिबल से पूछते हैं कि उनके बच्चे कहाँ गए। लैंसन नहीं दिख रहे हैं। वो बताते हैं कि वो लोग अपने चैम्बर में जा चुके हैं। तभी लैंसिना टाइम को देखते हैं कि अभी तो रात के 9 बज रहे हैं और वो कहते हैं इनके बच्चे कितने सेमलेस हो चुके हैं। वो ऐसा सोच के हंसने लगते हैं और वो सब पार्टी में सभी को एंजॉय करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर वांग जी जो कि अपने जिनसी में आ चुका था और लैंसिचन जो कि अपनी हांसी में पहुँच चुके थे। वांग जी जैसे ही अपने कमरे में एंट्री करता है तो वो देखता है कि वो बेड पे उसका ओमेगा बैठा हुआ है। ये चीज़ उसके लिए नई नहीं है। ये उसके साथ एक और बार हो चुकी है, लेकिन इस बार उसके अंदर कॉन्फिडेंट है। उसे पता है कि वहाँ कौन बैठा हुआ है। वो धीरे धीरे करके अपनी ओमेगा की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसे एक वॉइस सुनाई देती है जो कि उसके ओमेगा ने कहा था। उसके ओमेगा ने कहा था लैन से चैन। जब उन्होंने ऐसा कहा तो वांग जी अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसे लगा कि सच में इस बार फिर से ब्राइट चेंज कर दी गई है या इस बार जैन चैन यहाँ बैठा हुआ है, और वो कन्फ्यूज़ था। वो अपने पैरों को जल्दी जल्दी पीछे रखता है और उस कमरे से जा रहा होता है। तभी उसकी ओमेगा फिर से कहता है लैन से चैन के छोटे भाई लान वांग जी मेरे अल्फ़ा है। जब वो ऐसा कहता है तो लैन सर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वो समझ जाता है विंग ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। वो विंग की तरफ देखता है और विंग जो कि विंग के अंदर से ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लैन वांग जी ने विंग की ये हंसी पहली बार सुनी थी और ये काफ़ी सेटिस्फाई फील कर रही थी। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसके दिल में एक वार्मथ उठ रही थी और उसने सोच रखा था वो विंग को ऐसे ही हंसते मुस्कुराते ही रखेगा। वो धीरे धीरे करके नहीं, वो जल्दी जल्दी अपने बेड की तरफ बढ़ता है। वो विंग का वेल हटाता है और वह विंग का फेस देखता है। उसे देखते ही वो उसके ऊपर हमला कर देता है। वो उसे ब्रूटली किस करने लगता है और उसे बेड पर लिटाने लगता है। विंग कहता है अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम, थोड़ा सा तो पेशेंस रखो, तुम ये सब क्या कर रहे हो वांग जी, ध्यान रखो, ये सब क्या कर रहे हो। लेकिन विंग का ऐसा कहना बिल्कुल बेकार था। वांग जी जिसके अंदर से अब एक बीस्ट निकल आया था। वो काफ़ी टाइम से लगभग 1 ईयर से विंग का इसी बेड पे वापस उसी तरह से वेट कर रहा था जैसे उसने वेडिंग नाइट पे उसके साथ टाइम स्पेंड किया था। वो उसी तरह से उसके साथ फिर से टाइम स्पेंड करना चाहता था। विंग एंड वांग जी अपने हॉट से एंड काफ़ी रफ से सेशन के बाद गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं। विंग जो कि वांग जी के चेहरे पे बहुत ही ज़ोर से पंच करता है। वांग जी एक आँख करता है। विंग कहता है कि तुम पागल हो, तुम बिल्कुल पागल हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैंने तो किससे वेडिंग कर लिया है। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग और अपने चेस्ट को सहलाने लगता है जहाँ विंग ने मुक्का मारा था। वो कहता है तुम्हारे मुक्के में अभी बहुत पावर है, मुझे लगता है तुम अभी एग्जॉस्ट नहीं हुए, तुम अभी नहीं थके हुए हो। विंग समझ नहीं पाता है, लेकिन विंग कुछ भी समझता। उससे पहले ही वांग जी फिर से उसके ऊपर था और फिर से उनका सेशन स्टार्ट हो चुका था। अब विंग के अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो वांग जी को मुक्का ही मार सके और वो कहता है वांग जी तुम एक बेस्ट हो। वांग जी इसे सुन के स्माइल करता है। वो विंग को उठाता है और फिर से उसी तरह उसकी
केयर करता है। वो उसे बात दिलाता है और उसके हेयर को कॉम्ब कर रहा होता है और वो उस हेयर पिन को निकालता है जिसे विंग ने वापस कर दिया था। विंग उस हेयर पिन को देखता है और थोड़ा इमोशनल फील कर रहा होता है। लानवांग जी उसके हेड पर उस हेयर पिन को डालता है। वो अपने घुटनों पे आता है। विंग अभी अपनी चेयर पे बैठा हुआ था। वो उसके पास आके बैठता है और उसके हैंड्स को लेता है। विंग को समझ नहीं आता है वांग जी क्या कर रहा है। वांग जी अपने फॉरहेड रिबन को निकालता है जो कि विंग ने उस तरफ पॉन्ड में फेंक दिया था। विंग उस फॉरहेड रिबन को देख के कन्फ्यूज था। वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है कि ऐसे मत देखो, मैं उस वक्त वहीं पर था, मुझे माफ़ कर दो विंग। जब विंग सुनता है तो उसकी आंखों में टीयर आ जाते हैं और कहता है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया वांग जी, तुमने बहुत सफ़र किया है और मैंने भी। वादा करो कि ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिसकी वजह से हमें सफ़र करना पड़े। वांग जी सुनता है और नोट करता है। वो उस फेवरेट को वापस से विंग के हैंड में पहना देता है। विंग कहता है मैंने इसे खोजने की बहुत कोशिश की थी, मैंने सबको इसे तलाश करने को कहा था दूसरे दिन, लेकिन ये फॉरहेड रिबन उसे नहीं मिला। मुझे लगा मैंने इसे खो दिया था। वो अपने हैंड्स को देखते हुए ये सब कह रहा था। वांग जी उसकी तरफ देखता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। विंग कहता है वांग जी आई एम सॉरी, मैंने उस दिन जो भी तुम्हारे फादर एंड मदर के बारे में कहा था उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। वो अपने हेड को ऐसे झुका के ऐसा कहता है। वांग जी कहता है कि मैं उसी के लायक था। मैं ये नहीं जानता कि मेरे फादर एंड मदर कैसे थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जब भी उनके बारे में बात करो उन्हें रिस्पेक्ट देना। कभी भी मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ उन्हें पहले की तरह, जिस तरह से तुमने वो हमारी बातों के बीच लाया था, ऐसा कभी मत करना। विंग सुनता है और नोट करता है। वो एक दूसरे का हक करते हैं और वो लोग बेड पे जाके अब सो चुके होते हैं। यहाँ पर लैन सिचेन एंड जियान चैन भी अपने सेशन को कंप्लीट करके एक दूसरे के हक करके सो रहे थे। एंड जियान चैन ने लैन सिचेन को बता दिया था कि वो प्रेग्नेंट है। एंड लैन सिचेन ये सुन के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हुए थे। उसने कहा था कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया था। जियान चैन कहता था कि मैं तुम्हें ये वेडिंग नाइट पे बताना चाहता था। और अब वो दोनों एक दूसरे के आकर के सो रहे थे। जियान चैन अपने हैंड को देखता है जहाँ उसने वापस से वही बल्ली पहन ली थी जो उसने लैन सिचेन को वापस करवाया था। वो उसे पहन देख के बहुत ही खुश हो रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। ये दूसरा दिन हो चुका था और जियान सेक्ट से मैडम यू और जियान चैन मतलब जियान फैमिली आ चुके थे। वहाँ आके वो अपने बच्चों से मिलते हैं और अपने बच्चों के फेस पे देख के ये खुशी देख के वो बहुत ही खुश होते हैं। अभी मैडम यू के हैंड में एक बेबी था और जियान फैमिली के हाथ में एक बेबी था। वो बेबी विंग का था। विंग ने वेडिंग के टाइम में उन लोगों को ले जाना सही सब नहीं समझा था कि उन लोगों को इतना सफ़र इतनी रात में नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाइट के टाइम पे उन लोगों की विदाई हुई थी। एंड उन्होंने उसने कि जब जैन फैमिया एंड मैडम यू सुबह हमें उनसे मिलने आएंगे तभी वो बेबीज़ को लेके आएंगे और उनके बच्चे जैन फैमिया एंड मैडम यू के साथ काफ़ी कंफर्टेबल थे। अभी दोनों के हाथ में एक एक बेबी था। विंग जाके उन दोनों बच्चों को अपने गोद में ले लेता है और उसे हक करता है। यहाँ पर लैनवांग जी जो कि अपने बच्चों को देखने के लिए इतने टाइम से तरस रहा था, वो विंग के हाथों में अब उन दोनों बेबी को देख रहा था। उसकी आंखों में अब आंसू आ चुके थे। वो विंग के सामने जाता है और उन बेबीज़ को लेने के लिए विंग से रिक्वेस्ट करता है। विंग ने भी वांग जी को उन दोनों बेबीज़ को दे दिया था। वो उन दोनों बेबीज़ की तरफ देखता है और उसे अपनी लिप से लगा के बहुत सारा किसेस करता है। उस बहुत सारे किसेस के बाद वो अपने बेबीज़ का फेस देखता है और विंग से नेम्स पूछता है। विंग उन दोनों बेबीज़ का नेम बताता है। विंग एंड वांग जी जो कि अपने बच्चों को देख के बहुत खुश थे और उन्हें हक करते हैं। वो लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब लानवांग जी को गुसू का सेक्ट लीडर बना दिया गया था और वहाँ का फॉरेन बन चुका था। और यहाँ पर जियान चैन एंड लैन सिचेन जो कि अब जैन सेक्ट आ चुके थे और अब वहाँ का फॉरेन एंड वहाँ का सेक्ट लीडर लैन सिचेन एंड जियान चैन थे। वो सभी अपनी लाइफ को बहुत ही हैप्पीली स्पेंड कर रहे थे। विंग एंड वांग जी के बीच में अब कोई भी दूरी नहीं थी और कोई भी गलतफहमी नहीं थी। विंग वांग जी का बहुत रिस्पेक्ट करता था और वांग जी भी विंग का बहुत रिस्पेक्ट विंग भी वांग जी का बहुत रिस्पेक्ट करता था। उन दोनों के बीच में बहुत ही प्यार था। कुछ ही टाइम के बाद उन्हें खबर मिलती है कि लैन सिचेन एंड जियान चैन का बेबी हो चुका है और वो एक बेबी गर्ल है और वो बेबी गर्ल एक अल्फ़ा है। उन्हें ये जान के बहुत खुशी होती है। वो सभी जैन सेक्ट जाते हैं और वो उस बेबी से मिलते हैं और वहाँ पर सेलिब्रेशन होती है। सेलिब्रेशन से विंग की उस तबीयत नासाज हो जाती है। उसे वहाँ के एक वैद्य चेक करते हैं और बताते हैं विंग फिर से प्रेग्नेंट है। सभी देख के इस खबर को जानकर बहुत खुश हो जाता है, पर विंग तो लानवांग जी की तरफ गुस्सा कर रहा था। उसे देख के सभी इस चीज़ के लिए लानवांग जी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। लानवांग जी सोच रहा था विंग के साथ उसने अपने फर्स्ट बेबी के टाइम की सारी मेमोरीज़ को मिस कर दिया, सारे टाइम को मिस कर दिया। उसने अपने बच्चों को पहली बार गोद में नहीं लिया, उसे इस चीज़ का बहुत गम था। लेकिन अब अपने इस नए बेबी के साथ वो अब विंग के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेगा और एक नई यादें बनाएगा। वो अपने दोनों बच्चों को अपनी गोद में लेकर था और वो विंग के करीब आता है। वो उन बच्चों को विंग को देता है और विंग को फॉरवर्ड टू किस करता है और उसे हक करता है कि विंग मेरी लाइफ में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उस दिन को
बिल्कुल भी गलत नहीं मानता हूँ या बुरा नहीं मानता हूँ। मुझे ये वो बात जान के बहुत खुशी होती है कि उस नाइट तुम्हें और जैन चैन को चेंज कर दिया गया था। ये बात मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं जैन चैन के साथ कैसे रहता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मैं इस बात के लिए सू से और उसके फादर को थैंक यू कहता हूँ कि उन लोगों ने हमारी ब्राइड्स को चेंज कर दिया था और मैं तुम्हारे पास आ गया था और मैंने तुम्हें मार्क किया। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ में मेरे पार्टनर हो, तुम मेरी ओमेगा हो। वी उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखों में टीयर आ जाते हैं और कहता है कि लैंजन तुम कैसी बातें कर रहे हो। लैंजन कहता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ वी। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब बैंक्वेट में सभी इंजॉय कर रहे होते हैं और जैन चैन और जैन मतलब लैंसी चैन एक दूसरे के साथ थे और अपने बच्चे को लिए हुए थे। यहाँ पर लैंडवांगजी और वीना भी अपने एक दूसरे को हाथ पकड़ रखा था और एक एक बेबी उनकी गोद में था। लैंसी चैन लैंची रैन एंड मैडम यू और जैन फैम या उन तीनों वो तीनों खड़े होकर उन दोनों कपल्स की तरफ देख रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि उनके बच्चे लाइफ में कितने खुश हैं। उन लोगों ने कितने अप एंड डाउन देखे हैं, लेकिन एंड में सब कुछ ठीक हो गया। सही कहते हैं सभी कि सब कुछ एंड में ठीक हो जाता है। इसी के साथ ये एफएफ खत्म होता है। एफएफ के बारे में अपनी ओपिनियन देना ना भूलें।